नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक इसके बारे में हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, जो कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो कि आपका न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सर्वोत्तम जो रूप होता है, सबसे ऊंचा जो रूप होता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। जो कि न्यायपालिका के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग वीडियो अगर देखे नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक ना। जो कि हम पढ़े हैं आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। कौन कौन से? तो कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक, जो कि कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका क्या काम होता है? किसी विधेयक को बनाना या किसी विधि को बनाने का काम होता है किसको? तो विधायिका को होता है। जो कि उसे लागू करने का काम किससे होता है? तो कार्यपालिका को होता है। किसे होता है? तो लागू करने का काम तो कार्यपालिका को होता है। लेकिन इस नियम पे जो लागू किया गया है कानून, ठीक, अगर उस पे कार्यपालिका के समक्ष कोई भी व्यक्ति अगर उसको नियम का पालन नहीं करता, अवहेलना करता है, तो उसको सजा देने का कार्य किससे होता है? तो न्यायपालिका को। ठीक, न्याय देने का कार्य किसे होता है? तो या सजा देने का कार्य तो न्यायपालिका को। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो कि न्यायपालिका के अंग जानते हैं आप, एक राज्य सरकार में होता है और एक केंद्र में होता है। एक केंद्र में होता है और एक क्या होता है आपका? राज्य में। ठीक, जो केंद्र में होता है पहला व्यक्ति होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक, राष्ट्रपति होता है। और दूसरा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, और आपका तीसरा व्यक्ति हो जाता है आपका प्रधानमंत्री। और इसके समक्ष मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसे कहते हैं, ठीक, इसके समक्ष मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो कि इस मंत्रिपरिषद में क्या होता है? तो संसद होते हैं। कौन होते हैं? तो संसद। संसद में कौन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक, उसी तरह से राज्य में क्या होता है कि इसमें सर्वोच्च होता है आपका राज्यपाल होता है। ठीक, उसके बाद होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक, मुख्यमंत्री होता है। फिर इसके बाद होता है आपका मंत्रिपरिषद। ठीक, और मंत्रिपरिषद में दो भाग हो जाता है आपका। ठीक, विधान परिषद और विधान सभा। तो एक होता है विधान सभा, एक हो जाता है विधान परिषद। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं। इसी तरह से सेम होता है आपका विधायिका। ठीक, इसी तरह से सेम होता है आपका विधायिका। जो कि विधि बनाने का काम कौन करता है? तो संसद करता है। जो कि कार्यपालिका विधि बनाने का काम कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक, संसद करता है। जो कि संसद का अंग जानते हैं कि इससे क्या कहते हैं? तो संसद का अंग कहते हैं। लेकिन इसमें जब कार्यपालिका में ये लोग जब पदाधिकारी के रूप में होते हैं तो कार्यपालिका के सदस्य कहे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका क्या होता है? आपका स्वतंत्र होता है। ठीक, न्यायपालिका क्या होता है? तो स्वतंत्र होता है। जो कि इसके बारे में हमको आज वीडियो में पढ़ना है। जो कि न्यायपालिका का जो स्वरूप आपका दिया गया है, जैसे कि पिरामिड हम बना लें। ठीक, अगर हम पिरामिड बना दें तो सबसे ऊंचा जो स्तर रखा गया है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट का रखा गया है। फिर उसके बाद होता है दूसरा आपका हाई कोर्ट होता है, जो कि राज्य में होता है। और इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक ना। सबसे स्वरूप इसका सुंदर स्वरूप कहें तो भारत की जो न्यायपालिका है, इसका सुंदर स्वरूप आपको बनाकर तैयार किया गया है। जो कि सबसे ऊंचे स्तर का जो कोर्ट होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है आपका राज्य स्तर का हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर का होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, तो इसके बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। ठीक ना। तो ये तो था इनकी सामान्य जानकारी। इसके बाद आगे हम चलते हैं। जो कि ये था आपका न्यायपालिका का स्वरूप। इसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है भाग 5 में किया गया है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किसमें किया गया? तो भाग
भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 5 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से और 147 के बीच इसका वर्णन किया गया है। किसका? तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 147 के मध्य इसका वर्णन किया गया है, जो कि इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक ना, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें अधिकतम मतलब कि उस समय का जो शासन चल रहा था, उस शासन में से 250 अनुच्छेद, 250 से अधिक अनुच्छेद इस अधिनियम से संविधान में जोड़ दिए गए। कितने? तो 250 से अधिक अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 250 से अधिक अनुच्छेद किसमें जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में, ठीक, भारतीय संविधान में क्या कर लिए गए? में जोड़ लिए गए, ठीक, इस शासन अधिनियम के तहत, जो कि उसमें संघीय न्यायपालिका का प्रतिरूप बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था? संघीय, क्या? तो संघीय न्यायपालिका का स्वरूप बताया गया था, ठीक, उसमें संघीय न्यायपालिका का स्वरूप बताया गया था या प्रतिरूप बताया गया है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक ना, प्रतिरूप बताया गया है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसमें बताया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का जो स्वरूप है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिरूप के रूप में इसको निर्धारित किया गया है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसमें? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में। किसमें? तो 1935 में, ठीक। ये तो था आपका भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिरूप। कहां से आया? तो संघीय न्यायपालिका से मिला है, ठीक ना, संघीय न्यायपालिका से मिला है, जो कि इसका हम क्रमशः इन जो टॉपिक जो दिए गए हैं इनमें हम क्रमशः इनका वर्णन करते चलेंगे, जो कि इनका गठन कैसे हुआ या होता है, और इनकी योग्यता क्या होती है, नियुक्ति क्या होती है, इनको शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल क्या होता है इसका, त्याग पत्र किसको देता है, और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है इनकी, और वेतन और शक्तियां इनकी कौन कौन सी हैं, ठीक ना। तो देखेंगे इसमें क्रमशः हम। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक ना। तो इनके गठन के बारे में हम देखते हैं, जो कि मूल संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय के मूल संविधान में जो न्यायाधीश जो थे, ठीक, उनकी संख्या जो निर्धारित की गई थी, आपका मुख्य संविधान में, मुख्य रूप से या कहें तो मूल रूप से जो संविधान बना था उस समय कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक, एक क्या होगा? तो मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके बाद और 7 क्या होंगे? प्लस 7 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक, अन्य न्यायाधीश मतलब 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और एक क्या होगा? आपका मुख्य न्यायाधीश होगा। जब संविधान का गठन हुआ था तब, लेकिन इनकी संख्या को घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? तो संसद ना। इनमें जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की संख्या को परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय संसद इसके परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है, जो कि वर्तमान समय में इनकी संख्या, जो कि वर्तमान समय में इनकी जो संख्या आपका निर्धारित की गई है, तो एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होगा? तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और प्लस, ठीक, और प्लस होगा आपका
30 अन्य न्यायाधीश होंगे। 30 क्या होंगे तो अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक ना। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होगा। और इसको कब बढ़ाकर इतनी संख्या निर्धारित की गई, तो यह 2008 और 9 में, ठीक ना, 2008 और 9 में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 और प्लस 1 31 कर दी गई। किस प्रस्ताव के तहत 2008 में यह प्रस्ताव को लाया गया, ठीक, इनकी संख्या के बढ़ाने के लिए 2008 में प्रस्ताव आया। कौन क्या आया तो प्रस्ताव 2008 में आया। और इसको पारित कब किया गया तो 2009 में, 2009 में पारित किया गया, ठीक ना। 2008 में यह प्रस्ताव आया, 2009 में इसको पारित कर कर इनकी संख्या बढ़ा दी गई, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं इनकी योग्यता क्या क्या है, ठीक ना। इनके न्यायाधीश बनने की जो होती है योग्यता, वो कौन कौन सी इनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलते हैं, सबसे पहले तो गठन हो गया, इनकी संख्याओं का गठन कौन किस प्रकार से होता है, ठीक। इसके बाद इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। और कम से कम एक या तो अधिक हाई कोर्ट में, ठीक ना, हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के पद पे क्या हो, नियुक्त हो, हाई कोर्ट में, ठीक ना। दूसरा होगा हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक जज के पद पे, किस पद पे तो जज के पद पे कार्य किया हो, ठीक ना। ये तो दूसरा इनकी योग्यता थी। या तो हाई कोर्ट में रहकर वह 10 वर्ष तक, या तो तीसरा योग्यता इनकी, या तो हाई कोर्ट में रहकर 10 वर्ष तक वकील, 10 वर्षों तक, ठीक, 10 वर्षों तक वकील के पद पे, वकील के पद पे कार्य किया हो, ठीक ना। 10 वर्षों तक वकील के पद पे कार्य किया हो, या तो वकील के रूप में कार्य किया हो। इसके बाद तीसरी इनकी योग्यता होती है, जो कि राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से क्या हो, कि व्यक्ति क्या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से वह विधि वेत्ता हो, ठीक, या विधि का ज्ञाता हो, ठीक ना, विधि का ज्ञाता, विधि का ज्ञाता हो। किसके तो राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से, ठीक, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से वो व्यक्ति विधि का क्या हो, संपूर्ण ज्ञाता हो, ठीक ना। ये इनकी क्या थी, योग्यता थी, जो कि आप हाल ही में सुने होंगे कि हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे नियुक्त हुई हैं। वो कौन से, इंदु मल्होत्रा। अभी हाल ही में सुने होंगे, ये चर्चा में भी था आपका इंदु मल्होत्रा, ठीक, इंदु मल्होत्रा है, जो कि हाई कोर्ट में, ठीक, वकील के पद पे रहते हुए, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे वो क्या हुई, आसीन हुई है आपका इंदु मल्होत्रा, इस योग्यता के अनुसार। फिर इसके बाद आप आगे चलते हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन करता है, ठीक ना। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत और कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो की जाती है, ठीक ना, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक, वह अनुच्छेद, ठीक, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 124 बी के तहत, 124, अनुच्छेद 124 बी के तहत इनकी क्या की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? तो 124 अनुच्छेद के तहत की जाती है, ठीक ना। किसके सलाह पे, ठीक ना, तो किसके सलाह पे इनकी नियुक्ति की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पे, न्यायाधीशों के सलाह पे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो न्यायाधीशों के सलाह पे की जाती है। और उनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? ठीक, ये तो क्या करते हैं कि कुछ न्यायाधीशों का नाम, ठीक, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ये लोग कुछ न्यायाधीशों का नाम, चुनिंदा जो न्यायाधीश होते हैं उनका नाम राष्ट्रपति के पास क्या करते हैं? भेज देते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायाधीशों का नाम भेजते हैं, जो कि राष्ट्रपति क्या करता है कि इनको नियुक्त करने का क्या करता है? ठीक, नियुक्त करने का क्या करता है? काम करता है, उनको नियुक्त करता है। ये क्या कहते हैं? कमेटी बनती है न्यायाधीशों की। न्यायाधीशों की जो कमेटी बनती है, कुछ न्यायाधीशों को उनमें चुना जाता है और उन न्यायाधीशों का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो कि राष्ट्रपति उनमें से भी कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट में करता है। लेकिन आज के समय में आपका कॉलेजियम एक समिति गठित की गई है। कौन सी समिति? तो कॉलेजियम, ठीक ना, कॉलेजियम एक प्रकार की क्या है? कमेटी कहें या तो समिति कहें, ठीक ना। इस कॉलेजियम समिति के अंतर्गत क्या होता है कि आपका 5 व्यक्ति का एक टीम या 5 न्यायाधीशों का एक टीम को क्या किया जाता है? आपका गठित किया जाता है। 5 व्यक्ति का एक टीम क्या किया जाता है? आपका गठित क्या किया जाता है। और इस टीम में कौन है? तो होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इसमें कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। और इस टीम के तहत कुछ व्यक्तियों का नाम निर्धारित किया जाता है, मतलब न्यायाधीशों का कुछ नाम निर्धारित किया जाता है, ठीक ना। नाम निर्धारित कर कर, ठीक, वो भी राष्ट्रपति के पास क्या कर दिया जाता है? भेजा जाता है। वर्तमान समय में एक कॉलेजियम पद्धति के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसके तहत? तो कॉलेजियम के तहत। इसमें 5 व्यक्ति होते हैं। इस टीम में क्या होते हैं? ये या इस समिति में एक प्रकार कहें तो समिति है यह, ठीक। इस समिति में 5 व्यक्ति होते हैं और 5 व्यक्ति न्यायाधीशों के नाम को, ठीक, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जो कि राष्ट्रपति उनमें से कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है, ठीक ना। कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन जब पूरे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को लेकर गणपूर्ति वहां पे की जाती है। उसमें उसका कोरम क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। तो उस पद्धति को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्या कहते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तो इसको देख लेते हैं। जो कि जब इनमें 31 न्यायाधीशों की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीशों की जरूरत है, जबकि इनकी संख्या अगर कम होती है, 31 से संख्या कम होती है, तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, मतलब कि हाई कोर्ट से, कहां से? तो हाई कोर्ट से, ठीक, न्यायाधीशों को लेकर, ठीक ना, इनमें संख्या इनकी क्या की जाती है? पूरी की जाती है। इनकी संख्या जब पूरी कर ली जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। जो न्यायाधीश यहाँ से हाई कोर्ट से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या कहते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। किस लिए? तो गणपूर्ति के लिए, ठीक ना। तो यह था इनकी नियुक्ति, ठीक। इसके बाद आगे हम चलते हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद शपथ, ठीक, शपथ, ठीक। न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाने का कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक ना। तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, ठीक, एफ के तहत, अनुच्छेद 124 एफ के तहत, ठीक ना, राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाता है? तो 124(6) या तो कहें F, ठीक ना, के अंतर्गत वो शपथ दिलाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इनका कार्यकाल। जो राष्ट्रपति होते, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं, इनका न्यूनतम कार्यकाल मतलब कि इनका न्यायाधीश बनने का जो न्यूनतम समय है, ठीक ना, वह कार्यकाल में निर्धारित नहीं किया गया कि कितने न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए, आयु न्यूनतम, ठीक, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो कि आयु जो अधिकतम आयु का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के, कौन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, ठीक ना, उनका जो कार्यकाल होगा, ठीक ना, अधिकतम 65 वर्ष, कितने, तो 65 वर्ष के उम्र तक ही वो अपने पद पे क्या होंगे, आसीन होंगे, ठीक ना। कितने, अधिकतम तो 65 वर्ष तक, ठीक ना, 65 वर्ष तक अपने पद पे क्या होंगे, वो आसीन होंगे। उसके बाद जैसे ही 65 वर्ष की आयु पूरा करेंगे तो वो अपने पद से क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे, अपने पद से क्या होंगे, हट जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या तो अन्य न्यायाधीश हो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम त्याग पत्र पे। तो त्याग पत्र यह दे सकते हैं किसे, तो भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना दे सकते हैं। कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या तो अन्य न्यायाधीश हो, ठीक ना, अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, तो भारत के, ठीक, त्याग पत्र तो यह दे सकते हैं किसे, तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक ना। अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन इनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, ठीक ना, अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। फिर या तो इनको पद से हटाने की भी विधि अपनाकर इनको पद से हटाया जा सकता है। तो आगे है आपका पद से हटाने की विधि, ठीक। तो भारत के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको हम कैसे हटा सकते हैं, हटाने की विधि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि, इनको हम कैसे पद से हटा सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं, ठीक। तो इनको अगर यह अपने नियम का अगर पालन न करे, जो दिया गया संविधान में जो कानून है उसका अगर यह पालन न करे, जिसे हम क्या कहेंगे, तो साबित कदाचार, क्या कहेंगे, तो साबित कदाचार, ठीक, या तो असमर्थता, या तो असमर्थता, साबित कदाचार या तो असमर्थता, ठीक। इसमें देखते हैं साबित कदाचार में मतलब संविधान में जो बनाया गया जो कानून है, अगर उस कानून का अगर यह पालन नहीं करते हैं, संविधान में जो बनाया गया जो कानून है अगर उस कानून का यह पालन नहीं करते हैं, ठीक ना, जब पालन नहीं करते हैं तब भी इनको पद से क्या किया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है। या तो अपने पद पे आसीन रहने में वो क्या है, असमर्थ है, अपने पद पे वो आसीन रहने में क्या है, तो असमर्थ है, तब भी इनको पद से हटाया जा सकता है। अब पद से किस प्रावधान से इसको हटाया जाता है, तो क्या होता है कि संसद, ठीक, सबसे पहले इनकी बात कहां जाती है, तो संसद में जाती है, जो कि संसद में होता है, दो अंग होता है संसद का, लोकसभा होता है और एक होता है आपका राज्यसभा। संसद का दो अंग होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा के जो आपका कम से कम, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य इस पे क्या करें, हस्ताक्षर करें, कहां से, तो लोकसभा से, ठीक। और राज्यसभा से
कम से कम 50 सदस्य, कितना, तो 50 सदस्य, ठीक, हस्ताक्षर करे। हस्ताक्षर करने के बाद क्या होता है कि एक कमेटी गठित की जाती है। इस प्रस्ताव के बाद क्या होता है कि एक कमेटी गठित की जाती है, ठीक, कमेटी गठित की जाती है। किस लिए की जाती है कि जो न्यायाधीश हैं, ठीक, न्यायाधीश के रूप में दो कदाचार संबंधी जो ब्यौरा आया है वह सही है कि नहीं, ठीक, उसको साबित करने के लिए यह कमेटी क्या की जाती है, गठित की जाती है, उसको जांच करने के लिए। किस करने के लिए, तो जांच करने के लिए यह कमेटी गठित की जाती है। जब ये जांच कर ली जाती है, ठीक ना, तो फिर इसको कहां पे भेजा जाता है, इसको जांच करने के बाद इसको फिर संसद में भेजा जाता है। कहां पे, तो संसद में भेजा जाता है, जो कि संसद 2/3 बहुमत से इसको अगर पारित करती है। जब संसद इसको 2/3 बहुमत से इसके द्वारा जांच कमेटी के द्वारा दिए गए ब्यौरा को सही मानते हुए जब संसद 2/3 बहुमत से उसको पारित करती है, तो पारित करने के बाद कहां पे जाता है, तो राष्ट्रपति के पास, ठीक, राष्ट्रपति के पास यह ब्यौरा जाता है। राष्ट्रपति के पास जैसे जाता है तो उनको राष्ट्रपति के आदेशानुसार उनके समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने समय के अंदर इनको पद से हटा दिया जाए। तब क्या होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, कौन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से, ठीक, उनको पद से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से क्या कर दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो कि आप देखे होंगे, जो कि आया था, ऐसा ब्यौरा आया था आपका, जो भारत के जो न्यायाधीश थे आपका बी रामा स्वामी, ठीक ना, बी रामा स्वामी, ठीक, बी रामास्वामी के लिए यह साबित कदाचार संबंधित ये ब्यौरा आया था बी रामास्वामी के लिए। लेकिन इसमें संसद में यह क्या हुआ, अंतिम रूप से यह पास नहीं हो पाया, ठीक ना। यह प्रस्ताव जांच कमेटी तक तो आई, लेकिन संसद में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया 2/3 बहुमत से, जो कि यह क्या हो गया, रद्द हो गया, ठीक ना, इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये तो था आपका, ठीक, हटाने की विधि। ठीक, हटाने की विधि, त्याग पत्र भी हुआ, हटाने की विधि भी हुआ। इसके बाद हम चलते हैं वेतन। इनका वेतन कितना होता है, ठीक, जो वेतन होता है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश, ठीक, प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,80,000 रुपया होता है। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है कितना होता है, 2,80,000 रुपया होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है आपका 2,50,000 रुपया होता है। कितना, 2,50,000, 2,50,000 रुपया होता है, ठीक ना, 2,50,000 रुपया इनका वेतन होता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, इनकी शक्तियां, जो इनकी शक्तियां कौन कौन सी, इसको हम क्रमशः देखेंगे। इनको 5 प्रकार के, मुख्य रूप से 5 प्रकार की इनको शक्तियां दी गई हैं भारत के न्यायाधीशों को, ठीक है। कितने प्रकार की शक्तियां, तो 5 प्रकार की शक्तियां, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, तो 5 प्रकार की शक्तियां इनको दी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां किसके माध्यम से निर्वाहित किया जाता है, तो न्यायाधीशों के माध्यम से इनको शक्तियों का निर्वहन किया जाता है। जो कि पहली हम शक्ति देखते हैं, जो पहली शक्ति आपका रिट अधिकारिता। रिट, इसके तहत यह रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट को कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती है, तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और वो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट को। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आपका इनकी शक्ति अभिलेखन
न्यायालय। दूसरी है आपका, पहली ये शक्ति है, दूसरा है आपका अभिलेखन अभिलेखन न्यायालय। अभिलेखन न्यायालय क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को बनाकर तैयार करती है, किसी प्रकार के जो आपका न्याय देकर तैयार करती है ढांचा को, ठीक ना, उस ढांचा को, ठीक ना, किसी भी प्रकार का न्याय देकर सुप्रीम कोर्ट अगर ढांचा को तैयार करती है, किसी प्रकार का न्याय देकर, तो उस प्रकार के न्याय के ढांचा को मानने का काम किसको होता है? तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानने का कार्य होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। इसीलिए तीसरा है आपका अपीली न्यायालय। अपीली न्यायालय, अपीली न्यायालय क्या चीज है? ठीक, तो इसको हम देखते हैं। अपीली न्यायालय किसी भी व्यक्ति को ठीक, अपीली न्यायालय क्या चीज है? किसी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई जाती है, ठीक, किसी भी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई देती है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक ना, मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी व्यक्ति को अगर सजा सुना देती है, तो वो सजा को समाप्त करने के लिए अपना अपील करता है सबसे पहले कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में करता है। अगर उसको उसको वहां पे भी न्याय नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से वो क्या क्या करता है? क्रमशः अपील करता है अपने अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है अपीली न्यायालय। इसके बाद आपका सलाहकारी अधिकारी न्यायालय। सलाहकारी अधिकारी न्यायालय। चौथा है आपका सलाहकारी अधिकारी न्यायालय। सलाहकारी अधिकारी न्यायालय, इसमें क्या चीज होता है कि इसका जो वर्णन किया गया सलाहकारी अधिकारी न्यायालय का, इस अनुच्छेद आपका 143 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक ना। सलाहकारी अधिकारी न्यायालय का किसमें वर्णन किया गया? तो 143 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसका क्या कार्य होता है। तो जो पिरामिड जो बनाकर तैयार किया गया आपका, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जो सलाहकारी अधिकारी न्यायालय है, ठीक, इसमें क्या चीज होता है कि राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का सलाह, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का सलाह, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का सलाह सुप्रीम कोर्ट से, किसी तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह सलाह प्राप्त करने के बाद अगर राष्ट्रपति के ऊपर वो डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने या तो नहीं माने, ठीक ना। तो ये सलाह प्राप्त करने के लिए किस अनुच्छेद का पालन करता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है। लेकिन वह निर्धारित नहीं है कि अगर वह सलाह ले लेता तो उसको मान्य करे या न मान्य करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके? तो राष्ट्रपति के ऊपर। इसके बाद आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें क्या चीज होता है कि अगर यह अनुच्छेद आपका इसमें 32, 13, सॉरी 23, ठीक, अन्य कुछ अनुच्छेद इसमें आते हैं, ठीक है ना। पुनरावलोकन में इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी प्रकार का सुनवाई कर देता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का सुनवाई कर देता है, तो पुनः से उस पे विचार करने के लिए, पुनः से उस पे विचार करने के लिए ये पुनरावलोकन का पालन करता है। किसी भी प्रकार का अगर सुनवाई कर देता है तो उस पे विचार करने के लिए वो पुनरावलोकन का क्या करता है? पालन करता है, और पालन कर फिर पुनः उस पे विचार कर सकता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसका मुख्य बिंदु आपका है और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका, ठीक ना, अन्य शक्तियां। जो अन्य शक्तियां हम हैं,
अन्य शक्तियां में कौन आ जाता है आपका? ठीक, अन्य शक्तियां में होता है कि संविधान का व्याख्या करने का ही अधिकार किसको होता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। अगर संविधान का क्या करना होगा तो व्याख्यान, अगर संविधान का व्याख्या करना हो तो वह अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास वह अधिकार है। किसका? तो संविधान का व्याख्यान करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम आपका संरक्षक। ठीक, संरक्षक का भी कार्य मतलब संविधान के संरक्षक का भी कार्य कौन करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने का भी कार्य कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और उसको मतलब संविधान का देख रेख करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यह था आपका भारत की न्यायपालिका। तो बहुत आराम से इसको अगर देखेंगे, 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और इनके जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है उनके कार्य प्रणाली के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्य प्रणाली इनके बारे में पूरी तरह से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।